Assalamu alaikum. Today's our next topic of discussion is factor influencing reliability of the test. कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं और उनका इफ़ेक्ट होना रिलायबिलिटी को किस तरह से वेरी कर देगा. So before moving to the next step, if you don't subscribe or like the channel, so did it at first. अच्छा जी, फैक्टर जो कि हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट्स हैं. उनसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है. रिलायबिलिटी को उन्होंने इस तरह से डिफ़ाइन किया कि इसका एक रिलेशन है जो कि टेस्ट की लेंथ के साथ होगा. मीन्स के टेस्ट में कितनी आइटम्स हैं जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी हम टेस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं. उसके साथ जिस तरह से ये क्वांटिटी या लेंथ आप कह लीजिए इंक्रीज़ करेगी, टेस्ट की आइटम जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगी या कम होंगी, तो रिलायबिलिटी भी उनके साथ साथ बढ़ती जाएगी या कम होगी. ये वाइस वर्सा वाला इनका सीन स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट की लेंथ के साथ मिल के. अगर स्टेटमेंट ज़्यादा होती हैं कम होती हैं, रिलायबिलिटी भी उसी के अकॉर्डिंग या तो बढ़ेगी या कम होगी. अच्छा जी, बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं हमारे पास जो कि इफ़ेक्ट कर देते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक हमारे पास वो फैक्ट कह लें या पहलू कह लें जो कि हमारे टेस्ट के अंदर ही मौजूद होते हैं. मीन्स के हमारे टेस्ट की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आइटम्स आप कह लें, उन्हीं की आपस में रिलेशन, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उनका एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट है, उनकी वर्डिंग एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रही है तो क्यों कर रही है और अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है. इन सब चीज़ों का आपस में क्या इफ़ेक्ट है टेस्ट की रिलायबिलिटी पे, वो किस तरह से वेरिएशन को क्रिएट कर रही है, ये हमारे पास फैक्टर जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर में काउंट होगा. हमारे पास जी फर्स्ट वन पे आ जाएगा आइटम सिलेक्शन. आइटम सिलेक्शन मीन्स के अगर हम कोई भी आइटम या स्टेटमेंट बना रहे हैं टेस्ट के लिए, तो हम उसकी सिलेक्शन को किस तरह से रिजिड रखें, वैलिड रखें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमारे पास आइटम जो हैं वो ज़्यादा ही इंटरडिपेंडेंट हो जाएं, मीन्स के इंटरडिपेंडेंट मीन्स के एक ही स्टेटमेंट में हम वेरिएबिलिटी को ही लेके चलते रहें, तो भी वो टेस्ट की रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करेगी. अगर इंटरडिपेंडेंट होंगी तो रिलायबिलिटी जो है वो डेफिनेटली डाउन डाउन हो जाएगी और उसका टेस्ट पे इम्पैक्ट होगा. सेकंड पे आ जाएगा जी हमारे पास लेंथ ऑफ द टेस्ट. लेंथ हमारे पास किस तरह से मेंटेन रहनी चाहिए. हमारे पास जो नंबर ऑफ टाइम्स होंगे या हमारे पास जो लेंथ होगी उसको हम अपने अकॉर्डिंग, डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर जो स्टेटमेंट है, जो टेस्ट आइटम है वो 2 से 3 लाइंस का ही हो, या उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लेटर्स देखें या वर्ड्स देखें, तो वो जो वर्ड्स हैं ज़रूरी नहीं है कि एक जो स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ड्स हैं वो 20+ होंगे तो ही आपकी आइटम जो है वो रिलायबल होगी. आइटम की जो लेंथ है उससे मीन्स है कि आपका जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं या मेजर करना चाह रहे हैं, जिन क्वालिटीज़ को, जिन पॉइंट्स को, जिन क्लूज़ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उस स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिवील करें. लेंथ को इसके साथ रिलेट किया गया है यहाँ पे. अगर तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, उसकी रिलायबिलिटी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी. लेकिन अगर तो रिलायबिलिटी कोई भी हमारे पास टेस्ट है और उसकी आइटम की जो रिलायबिलिटी है वो 0.8 है, तो हमारे पास उसकी जो एस्टिमेटेड होगी, हम अंदाज़न जो है वो कह लेंगे कि भाई उसकी 0.95 राउंड अबाउट जो है वो उसकी लेंथ के साथ रिलेट कर रही है. अच्छा जी, रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर जो है वो भी ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करेगी. अब क्या है, स्कोरर मीन्स के जो स्कोरिंग कर रहा है. अब स्कोरिंग कौन कर रहा है, उसका मूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा. अगर उसके मूड फ्लक्चुएशंस होंगी, कभी मीन्स के गुड हैप्पी मूड में, कभी सैड में है, तो ये चीज़ें उसकी स्कोरिंग को इम्पेक्ट करेंगी. अब किस तरह से इम्पेक्ट करेंगी, मूड अच्छा है तो ऑब्वियसली वो स्कोरिंग बहुत अच्छे वे में जा रही है. मूड अच्छा नहीं है, डिप्रेस है या कोई टेंशन है, कोई डेली हैजल्स में इरिटेशन है, तो स्कोरिंग करते हुए उसमें बाइसनेस आ जाएगी. बाइसनेस आएगी तो कोई ना कोई मिस्टेक भी हो सकती है. मिस्टेक हो जाएगी तो रिलायबिलिटी जो है ऑटोमेटिकली
डिक्रीज हो जाएगी, रिलायबिलिटी डिक्रीज होगी, आपके टेस्ट की जो है स्कोरिंग वो ऑब्वियसली उसमें डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोरर मीन्स के जो स्कोरिंग कर रहा हो ज़रूरी है कि वो एक नॉर्मल स्टेट में हो, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं या इश्यूज हैं उनको साइड पे रख के आप न्यूट्रल होके जब भी स्कोरिंग करें तो न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा जी टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपने कोई भी मैसेज कन्वे करना हो तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई हम ये काम इस तरह से प्रॉपर जो हमारा स्केड्यूल है, जो स्क्रिप्ट होगा, जैसे हम ड्रामा वगैरह बनाते हैं तो राइटर्स यहाँ एक स्क्रिप्ट पेश कर देते हैं। उस स्क्रिप्ट में सारा मेंशन होता है कि ये सीन इस तरह से चलेगा और ये इसी के हम प्रोसेस को फर्दर लेके चलेंगे। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे दी हैं तो वेल एंड गुड है। अगर प्रॉपरली किसी को समझ नहीं आई है तो उसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। इसी तरह से हमारे टेस्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम डीएसएम को यहाँ पे रिलेट करें, अब डीएसएम के बहुत सारे वर्जन आ चुके हुए हैं, लेकिन क्या है उनमें वेरिएबिलिटी ही आई। जो उनकी लेटेस्ट टर्म थी उनको देखते देखते उनको मॉडिफाई किया गया और जो लेटेस्ट फॉर्म थी उसको मज़ीद मॉडिफाइड करके प्रेजेंट किया गया ताकि जो भी इश्यूज हों या जो भी गाइडलाइन चाहिए स्टूडेंट उसको टाइमली ऑन टाइम जो है वो ऑन कर सके और समझ के जो भी डायग्नोसिस हैं, इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व कर सके। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि चेंजेस आ रही हैं तो उन्होंने डीएसएम को ख़त्म ही कर दिया और डिस्टिंक्शन की तरफ मूव नहीं किए बल्कि वो मॉडिफिकेशन की तरफ मूव किए। डीएसएम 1 2 3 का टीआर आ गया हमारे पास, आफ्टर दैट 3 टीआर हमारे पास। डीएसएम 4 आया, 4 के बाद हमारे पास 4 टीआर आ गया, 4 के बाद जो है टीआर के बाद हमारे पास 5th आया, 5th का टीआर एंड नेक्स्ट जो है वो 6 वर्जन जो है वो भी बहुत जल्द आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये है कि इंस्ट्रक्शंस मैटर करती हैं। अब इनकी मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी लेटेस्ट फॉर्म है हम उनको कन्वे करें। अगर हम उसको अपनी फील्ड में यूज़ करें तो अकॉर्डिंग टू दैट वर्जन हम डायग्नोसिस करें ताकि सही डायग्नोस हो। सही डायग्नोस होगा तो ही हम उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको लेके चलेंगे फील्ड में। तो टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस मीन के अगर आपने डिप्रेशन के लिए टेस्ट में या किसी भी पर्पज़ के लिए आप टेस्ट को बिल्डअप कर रहे हैं, आप उससे पहले नहीं बताते हैं कि भाई स्ट्रांगली एग्री हैं या जो भी है इसकी स्कोरिंग जो है वो इस तरह से आपकी चलेगी या इस आइटम में हमने ये पूछने की कोशिश की हुई है। तो आपका मैसेज जो भी एग्जामिनी है या जो भी टेस्ट को सोल्व कर रहा है उसको अगर प्रॉपर गाइडलाइन या ग्रिप नहीं है तो आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका प्रॉपर नो हाउ नहीं है, ना ही प्रॉपरली आप लोगों की तरफ से मैसेज या जो भी रिसर्चर हैं हमारे वो कर रहे हैं रिसर्च को उन्होंने प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं किया। इस इनकन्वीनियंस की वजह से प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं हुआ और आपकी रिलायबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। इंस्टेड अगर आप प्रॉपर वे में बताएं कि भाई हमारे पास फला आइटम जो है वन पे जो है हम इस तरह से इसमें ये चीज़ पूछना चाहें, हम स्ट्रेस लेवल को इस तरह से मेजर कर रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल करने में कभी किसी परेशानी का आपने सामना किया, ठीक है, तो वो परेशानियाँ कौन कौन सी हैं वो आपके माइंड में, लेकिन अगला बंदा उसको किस तरह से रिजोल्व कर रहा है ये क्लियरेंस जो है वो इनिशियली हम कोई भी क्वेश्चन है जब बिल्डअप करते हैं ना तो उससे पहले हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन पेज होना होता है, लेकिन अब स्टूडेंट मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन पेज में ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटअप होती हैं। आफ्टर डैट जो भी इसको फिलअप करेगा वो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेगा। तो इंस्ट्रक्शंस किसी को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू जो है वो है जी हमारे पास बिटवीन द सुपीरियर और द इन्फीरियर। सुपीरियर और इन्फीरियर इन दोनों के दरमियान में जो भी हमारा फ़र्क होगा वो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू है। अगर तो हमारे पास टोटल कोरिलेशन जो है वो हाई आ रही है तो हमारी रिलायबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली हाई होगी। मीन्स के हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर जो भी वैल्यूज़ हैं इनके स्कोरिंग अगर तो इनके दरमियान की जो कोरिलेशन है वो अगर तो इंक्रीज़ करिए तो हमारी वैलिडिटी हमारी रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। रिलायबिलिटी इंक्रीज़ ऑब्वियसली हमारी वैलिडिटी भी इंक्रीज़ होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू मूव ऑन द डिफ़िकल्टी वैल्यू ऑफ द आइटम। डिफ़िकल्टी वैल्यू क्या है कि हमारे पास जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है हमारे पास क्लैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशंस जो हैं हमारे टेस्ट में टेस्ट आइटम में जो भी चीज़ें हैं हम उनको क्लेरिफाई करें। अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट हम पाई जाए
उसमें क्लियरेंस ना हो, आसानी ना पैदा की जाए, मुश्किल ही रहे, तो उसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेस्ट सोल्व नहीं होगा वो आइटम। वो टेस्ट को उस तरह से सोल्व नहीं करेंगे, उस तरह से सोल्व नहीं होंगे क्योंकि एक मुश्किल थी उसको नहीं समझाया गया या आसान नहीं किया गया, आसान वर्जन पेश नहीं किया गया, तो उसका रिजल्ट भी वैसा नहीं आएगा। अगर तो डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ ही रहेगी तो ऑब्वियसली आपकी रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। होमोजेनिटी ऑफ द आइटम, होमोजेनिटी ऑफ द आइटम जो है इसके दो पहलू होते हैं, एक तो आइटम रिलायबिलिटी और सेकंड उसके साथ होमोजेनिटी ऑफ द ट्रेड्स मेजर। जो भी हमने ट्रेड्स को मेजर करना उनमें होमोजेनिटी होनी चाहिए और दूसरा आइटम की रिलायबिलिटी में होमोजेनिटी होनी चाहिए, और ये एक आइटम से दूसरे आइटम के दरमियान जो है वो मूव करेंगे, उसके दरमियान में लाई करेंगे। आइटम्स को जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होंगे, इंटर कोरिलेशंस होंगी, सिंपल कोरिलेशंस होंगी। तो ये सारे जो भी मैटर हैं इनमें अगर तो इंटर कोरिलेशंस जो हैं किसी भी आइटम की वो ज़ीरो या ज़ीरो के करीब हो तो उसकी वैल्यू रिलायबिलिटी जो है वो भी ज़ीरो ही काउंट होगी, या उसको बहुत ज़्यादा कम लेवल पे ही काउंट किया जाएगा। अगर ज़रूरी है कि हमारे पास होमोजेनिटी के लिए इंटर कोरिलेशंस जो हैं वो हाई होनी चाहिए। इंटर कोरिलेशंस हमारे पास होमोजेनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं। मीन्स के होमोजेनिटी में हमारी जो रिलायबिलिटी है वो इंटर कोरिलेशंस के साथ रिलेट करते हैं। हाँ।